नमस्कार, मैं एक बार फिर विस्तृत जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और इस पूरी जानकारी में ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा पहलगांव अटैक हुआ और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी और जिन परिस्थितियों को बनने के बाद आज जिस वर्तमान युग में देखें, आज वर्तमान समय में देखें तो इसमें एक युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन ये युद्ध विराम कहां तक जाएगा, एक इसकी स्ट्रेटेजी है वो समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ स्ट्रेटजी समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि दोनों देशों के लोग और दोनों देशों के जो संबंध हैं वो किस बात पर निर्भर करते हैं। यहाँ दोनों देशों की जो सेनाओं के पर्याय बने हुए जो हमारे संगठन हैं, संगठित लोग हैं, उनको हमें समझना होगा। यहाँ पर जो संगठित लोगों में जो एक सिस्टम जा रहा है उसमें देखिए, अगर भारत की ओर से देखें तो एक लंबी चेन है। भारत में कोई अकेला किसी भी निर्णय लेने के लिए ना तो निर्णायक भूमिका निभाता है, ना ही उसे ऐसा कुछ दिया जाता है कि वो अकेले ही सारी चीजों को अपने हाथ में लेके उसे आगे ले जाए। जहां पर भारत की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद अजीत डोभाल जी, राजनाथ सिंह जी, अनिल भदौरिया और एस जयशंकर जी। देखिए, अलग अलग सारे लोगों की अपनी काया जो अपने एक दूसरे को सामंजस्य से बिठा के कार्य करने की एक शैली जो है वो अलग अलग है सारी। प्रधानमंत्री पूरी चीज को देखे रखते हैं और उन पर ये चारों लोग, चाहे वो डोभाल जी हों या अनिल भदौरिया जी हों, एस जयशंकर जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, एक पूरी चेन चल के सिस्टम पर काम करती है। और जब भी चेन काम करती है तो उसमें सामंजस्य को बनाना और चीजों को विस्तृत रूप से एकत्रित करना बहुत आसान होता है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में दो टूक और दो लोग ही यहां पर पूरे सारे जो घटनाक्रम है उनके लिए उत्तरदायी हैं। या तो आसिफ मुनीर जी हैं और या फिर शहबाज शरीफ जी हैं। देखिए, एक चीज और समझनी पड़ेगी यहां पर। विस्तृत जानकारी देने से पहले मैं एक चीज बताऊं आपको कि हमें जो लग रहा है और दिख रहा है कि आसिफ मुनीर जी या शहबाज शरीफ जी हैं, इसके बाद एक जो अदृश्य वहां पर ताकत है उसके रूप में दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए नवाब शरीफ भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शायद नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक पीछे से, पर्दे के पीछे जो गेमर हैं वो शायद आज की डेट में नवाब शरीफ जी हैं। इसको समझना पड़ेगा, लेकिन उसे समझने से पहले हमें दोनों लोगों के जो सामंजस्य बनाने की परिस्थिति है उनको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आसिफ मुनीर जी का जन्म जो है वो एक टीचर के घर में होता है और टीचर से वो फिर वहां पर इस्लामिक तरीके की एक एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद वो जापान पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहां से लौटने के बाद वो फिर जो आर्मी स्कूल्स होते हैं उसमें अपनी बाकी शिक्षा पूरी करते हैं, एमफिल तक जाते हैं और वो एक पहले वहां पर आर्मी में ज्वाइन करते हैं आर्मी को, और वो विस्तृत तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। जहां पर उन्हें देखिए, शुरुआती दिनों में रियाद में या सऊदी अरब में जो कोलैबोरेशन था उनमें इस्लामिक देशों को मिला के अगर इस्लामाबाद के पास में जाके आपस में एक सामंजस्य बनाना था, ये काम आसिफ मुनीर जी को दिया गया था और वहीं से उनकी कहानी शुरू होती है और उसके बाद वो दर बदर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज की डेट में आसिफ मुनीर जी अकेले इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसने दोनों चीजों को एक साथ देखा। देखिए, अगर पाकिस्तान में दो तरह की जो साम्राज्य चलते हैं वो आईएसआई हो या फिर सेना हो। अब एक व्यक्ति अगर दोनों के सामंजस्य बनाने में एक साथ काम कर चुका है और वो दोनों ही चीजों का हेड रह चुका है, वो आईएसआई का भी हेड है और वो अगर जो है सीओएस का भी हेड ही है, आर्म ऑफ स्टाफ जो है उसका अगर हेड है, अगर दोनों कमाने उसके साथ में रही हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति को वहां की आर्मी अपना हेड मान के चल रही है तो मुझे लगता है कि वो जहां तक देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर आर्म फोर्स में अपनी जगह बनाने में और अपनी बात को मनवाने में बहुत आगे जा सकता है। देखिए, दूसरे शब्दों में ये देखें कि जहां पर पाकिस्तान के लिए कहा जाए कि वहां पर एक बहुत अच्छा तरीका या डिप्लोमेसी चलती है कि जो प्रधानमंत्री आता है वो अपने मन माफिक, या जो कहें कि जो आम स्टाफ आता है वो अपने मन माफिक वहां के प्रधानमंत्री को चूज करता है। दोनों पे ही होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो इमरान खान थे तो उन्होंने रिक्वेस्टेड किया था कि आसिफ मुनीर को यहाँ पर हेड बनाया जाए। अभी देखिए, यहाँ कहानी के घटनाक्रम में पाकिस्तान में हमेशा अलट फेर होते रहते हैं। जैसे ही आसिफ मुनीर को उन्होंने
हेड ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। चूंकि हालांकि क्या था कि जो आसिफ मुनीर थे उनका रिटायरमेंट नवंबर में 2002 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उसी समय अक्टूबर में सरकार शहबाज शरीफ की आ जाती है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जी मिलके यहां पर आसिफ मुनीर को हेड ऑफ द आर्म स्टाफ बना देते हैं और उसके बाद में उनका जो रिटायरमेंट है वो टल जाता है। और यहां पर अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल जी हैं, चाहे वो हमारे एस जयशंकर जी हैं या अनिल भदौरिया जी हैं, यहां पर कोई भी एक दूसरे से साझगांठ करके या ऐसा कुछ करके कि हमें अपनी स्वयं का कोई लाभ होना है, इसके लिए कोई काम नहीं करता। यहां स्वयं के लाभ नहीं होने होते हैं, यहां पर जो भी कार्य करना होता है, जो भी आगे के लिए बढ़ना होता है, वो देश की बात होती है। यहां देश की बात होती है और पाकिस्तान में हमेशा स्वयं की बात होती है। जैसे आप सारी हिस्ट्री की उठा के देखें, उसके बाद लास्ट में ही आप अगर बाजवा जी पे जाएं, तो जो जावेद बाजवा जी थे वो जब स्टाफ में थे तो वो पाकिस्तान के लिए ये करेंगे, पाकिस्तान के लिए वो करेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं। एट लास्ट जिस दिन रिटायरमेंट होते हैं और दूसरे दिन वहां से गायब हो जाते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि अपने शब्दों में कि वो इतना पहले कुछ अपने लिए कमा चुके होते हैं, सब कुछ अपने लिए होता है, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे उससे पहले के आम स्टाफ हो, सारे ही लोगों, चाहे आज के भी हम देखें, अगर आसिफ मुनीर जी भी हैं, वही यही है कि आसिफ मुनीर जी ने आईएसआई के लिए भी काम किया है, स्टाफ के लिए काम किया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द वो सेक्शन उनका बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जब यहां पर आगे की बात चलती है तो ये देखना होता है अजीत डोभाल जी। देखिए अजीत डोभाल जी का सीधा सा है कि अगर अजीत डोभाल जी जो है वो चमोली यानी कि हमारे उत्तराखंड से आते हैं, और चमोली जो है उत्तराखंड जो है वो वीरताओं का एक ऐसा शहर है, एक प्रदेश है जहां पर वीर गाथाएं बहुत तेजी से लिखी जाती रही हैं, और यहां पर देशद्रोह जैसी कोई भावना या अपनत्व की भावना या झूठ फरेब ये सब चीजें नहीं होती हैं। अजीत डोभाल जी ने दोनों चीजों में भी कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। यहां देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, एनएसए जहां पर हमारे सिक्योरिटी काउंसिल को जहां पर भी इनकी हेल्प की जरूरत होती है ये पूरी सलाह देते हैं, और उसके बाद सारे लोग, मैंने जैसे बताया कि चाहे वो अजीत डोभाल जी, जयशंकर जी, राजनाथ जी, अनिल भदौरिया जी, ये सारे मिलके एक साथ मिलके बैठते हैं। अपनी 2 दिन पहले ही देखा कि अगर मीटिंग हुई है हिंदुस्तान की तो उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके ये सारे लोग इन्वॉल्व हुए, सारे घटनाक्रम पर चर्चा हुई और उसके बाद कोई निर्णय लिया गया। और इसके विपरीत अगर देखें कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी घटनाक्रम नहीं होता है, और वहां पे या तो कोई जो निर्णय लेंगे वो दिखाने के लिए हमारे शहबाज शरीफ जी लेंगे और पीछे से नवाज शरीफ जी उन्हें हेल्प करेंगे, और पूरा सिस्टम जो बना के जो घटनाक्रम को तय करेंगे वो है आसिफ मुनीर जी। इसमें जो अब कहा जाए कि युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम में पाकिस्तान कितना अपने आप को सुदृढ़ तरीके से एकाग्रित रखता है, इस पर बहुत बड़े सवाल हैं। तो इस पर हमें सोचना पड़ेगा, और इसमें बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हमारी कोई भी चीज, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई दूसरी चीजें स्थगित की जा सकती हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हम कोई भी चीज बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने पहल न करने की एक कसम खाई है, लेकिन अगर कोई इन सारी चीजों का उल्लंघन करता है, युद्ध विराम का भी उल्लंघन करता है, सीजफायर का अगर उल्लंघन करता है, तो उन्होंने क्लियर किया है कि हम उसी समय ये सारी चीजें एक्टिव करने के मोड में रहेंगे। दूसरे सिस्टम में कहा जाए, कई लोगों ने कहा कि जो ये सारा घटनाक्रम है वो मार्को लुवियो के द्वारा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 2 चीजें बहुत क्लियर है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है और अमेरिका की स्ट्रेटजी एक जगह में दिखती है। यहाँ पर भी जो ज्यादातर निर्णय हैं वो डोभाल जी ले रहे हैं, और ऐसे ही वहां पर भी विदेश मंत्री और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों एक साथ हैं। अमेरिका का भी यही हाल है कि सिक्योरिटी काउंसिल और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों एक साथ जाके, जो कि मार्को लुवियो हैं, उन्होंने इस सारे घटनाक्रम को देखा। क्योंकि यहाँ पर ये चीज निकल के आई, जो मार्को लुवियो ने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर से, हमारे से या डोभाल जी से, वो यही कहा कि अगर हम इनको एक बार थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि ये बार बार अपनी धमकियां देते हैं कि, और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए। देखिए अभी आगे का घटनाक्रम क्या होगा, ये मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आगे सबसे पहले अगर अमेरिका कहीं पे भी जो कमर कसेगी या जो नकेल कसेगी वो यहीं पे होगी कि पाकिस्तान आज की डेट में एटॉमिक कंट्री होने की वजह से वो बार बार धमकियां देता रहता है।
तो मुझे लगता है कि आगे अमेरिका को ऐसा करना चाहिए जैसे ईरान के साथ किया था। तो वहां पे पूरी एक कमेटी बननी चाहिए कि इनके पास, पाकिस्तान के पास चूंकि धमकियां देते हैं, ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। तो पहले तो यहाँ पर काउंटिंग हो कि कितने एटॉमिक यहाँ पे बॉम्ब और अदर चीजें हैं और उनको जो यूज करना है, क्योंकि देखिए एटॉमिक सिस्टम है, उसे यूज करने के दोनों पहलू होते हैं। उसे हम अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरे के लिए यूज कर सकते हैं। तो अमेरिका को मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पर जो रिएक्टर्स हैं उनके एनालिसिस करे और उनको डेस्ट्रॉयड करे, 1 by 1 डेस्ट्रॉयड करे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी एटम बम की है वो इतनी है, 1, 10 या 15 से ऊपर निकल रही है, उसको डाउनफॉल में ले जाए और ये बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी के थ्रू हो जैसे अमेरिका ने इराक पे किया था। तो मुझे लगता है यही सिस्टम पूरा बन के आएगा जो इराक में अप्लाई किया गया था, क्योंकि बार बार धमकियां देना और उसे सहन करना, एक बार उसे माना जा सकता है, लेकिन ये सारी चीजें अगली बार और बार बार नहीं मानी जा सकती हैं। तो मुझे आगे की स्ट्रेटजी लगती है, जो पूरा सिस्टम लगता है इसे करने का खत्म, वो यही लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान पे दबाव बनाना चाहिए और वहां के जो एटॉमिक षड्यंत्र हैं उनको खत्म करके एंड ऑफ तक ले जाना चाहिए। और यही विश्व के सबसे शांतिप्रिय नजरिए से देखा जाए और यही चाइना को भी नकेल कसने के लिए एक अलग तरह की अपनी पॉलिसी बनानी होगी। और इन्हीं सब पॉलिसियों के साथ चल के हमें थोड़ा सा समय मिलेगा और समय के साथ ही हम आगे कोई चीज कर पाएंगे। तो हम इस बात को यहीं विराम दे रहे हैं और हम ये मानते हैं कि जब तक अमेरिका पाकिस्तान पे फॉरवर्ड करके आगे जाके एटॉमिक रिसर्च सेंटरों को वहां के को डाउनफॉल नहीं करता है, तब तक इस तरह की कोई भी पाकिस्तानी जो धमक है या उनकी जो कहने की शक्ति है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें इस बारे में सोचना होगा और इसके बाद ही दोनों देशों को एक सामंजस्य बनाकर अपने आप में एक मंत्रणा करनी होगी और तभी दोनों देश आगे जा सकते हैं शांति की तरफ। अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो युद्ध 101% होकर ही रहेगा। धन्यवाद। आगे ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहें। इंडिया 24x7 न्यूज के लिए धन्यवाद।